आपने कब डिसाइड किया कि डॉक्टर बनना है? एक्चुअली जब हम छोटे थे तो घर में दो ही चीज़ें होती थी कि आप स्कूलिंग करो, उसके बाद या आप इंजीनियरिंग में जाओ या आप डॉक्टर बनो। डॉक्टर्स एक दो थे मेरी फैमिली में, इसीलिए जो है ना मुझे भी लगा कि हाँ मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। तो फिर हमने जो है ना वही डेंटिस्ट्री ही चूज़ किया। बट एंड ऑफ द डे अब हमें लगता है कि वो एक डिसीजन ठीक था, इट वॉज नॉट ए रॉन्ग डिसीजन। मुझे लगता है कि आप एक बार बाहर निकल के उनको फेस करोगे तो वो उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें दिखता है, कितना हम सोचते हैं। एंड ऑफ द डे ये है कि आप आओ, उस चीज को फेस करो एंड यू जस्ट विन इट ओवर। तो आपको कब लगा कि नहीं यार एमडीएस करना पड़ेगा और बिना इसके नहीं चलेगा? हमें लगा कि यार जो काम आना चाहिए क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए वो हमें आता नहीं है। हेलो बच्चों, तो हमारी पाथ फाइंडर्स सीरीज के दूसरे गेस्ट आज हमारे साथ हैं। वेलकम टू द स्टूडियो डॉक्टर प्रवेश। सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आई विल गिव यू। डॉक्टर प्रवेश भारद्वाज एक पीडियोडोंटिस्ट हैं, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं और दिल्ली में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं सिंस 2015। और सर को लाइफ में हर तरह का एक्सपीरियंस है। सर ने बीडीएस करी है फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, उसके बाद सर ने एमडीएस करी है उसी सिटी के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से। उसके बाद सर ने एक प्राइवेट चेन ऑफ डेंटल क्लिनिक्स में जॉब किया है और अब लास्ट 3 इयर्स से सर का अपना क्लिनिक है और कंसल्टेशंस भी कर रहे हैं पीडियोडोंटिक्स की। सो इतना रिच एक्सपीरियंस लेके हमारे साथ आज सर हैं। वेरी हम्बल, वेरी जेंटल, वेरी हार्ड वर्किंग, सिंसियर जेंटलमैन डॉक्टर प्रवेश भारद्वाज सर। वेलकम टू द स्टूडियो और हमारे साथ टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अपने बारे में सर, इसके अलावा अगर कुछ रह गया है सीक्रेट तो आप ज़रूर बताइए कि इस समय आप और क्या क्या कर रहे हैं। मैम जैसा कि आपने बताया, मैंने 2015 में एमडीएस पास करने के बाद एक प्राइवेट चेन है दिल्ली में, क्लो डेंटल, उसको ज्वाइन किया था। वहाँ मैंने लगभग 6 साल तक काम किया और 2021 की स्टार्टिंग में मैंने उसको छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की, जो कि अब लगभग 3 साल हो गए हैं उसको स्टार्ट किए हुए। उसके अलावा लगभग 7 से 8 क्लिनिक्स हैं जहाँ पे मैं कंसल्टेशन के लिए भी जाता हूँ। एंड कुल मिला के एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। शुरू में सोचा नहीं था कि क्लो के बाहर जाके भी हम इतना कुछ कर सकते हैं, बट अभी लग रहा है कि हमने क्लो में भी काम किया, वो एक्सपीरियंस भी काम आया, लेकिन जो बाहर का एक्सपीरियंस है वो और बेटर है। आप जितना हम सोचते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करने से पहले काफ़ी लोग डरते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, चलेगी नहीं चलेगी, बहुत सारे इफ्स बट्स क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। बट मुझे लगता है कि आप एक बार बाहर निकल के उनको फेस करोगे तो वो उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें दिखता है, कितना हम सोचते हैं। आप जितना सोचते हो, ठीक है। और बाकी चैलेंजेस तो हर फील्ड में होते हैं, आप कुछ भी करो, हर चीज में आपको कुछ ना कुछ फेस करना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे ये है कि आप आओ, उस चीज को फेस करो एंड यू जस्ट विन इट ओवर। एग्जैक्टली तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ने स्टार्टिंग में ही इतना एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हमें दिया है कि हम हेजिटेट करते हैं, इवन एज बीडीएस या इवन एज एमडीएस हमारे पास एक्सपीरियंस होता है और फिर भी हम हेजिटेट करते हैं अपना काम शुरू करने को, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ने भी थोड़ा टाइम लिया बट सर हैज स्टार्टेड एंड सर इज रियली डूइंग वेल। सो सर हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं आपकी स्टोरी। आप स्कूल में थे तो आप इसी तरह से सिंसियर, टीचर्स के फेवरेट और एकदम शरीफ स्टूडेंट थे या कुछ नॉटी एलिमेंट था आपके पर्सनालिटी में? सबकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ नोटी एलिमेंट तो होता ही है, आप उसको कितना दिखाते हो उस पर डिपेंड करता है। आपको देख के नहीं लगता सर आप दिखाते होंगे बहुत ज्यादा। स्कूल में हम भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज, स्कूल में सब। दिल्ली से ही आपकी स्कूलिंग सर? मेरी स्कूलिंग दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही मैंने प्राइमरी स्कूलिंग भी की है, सेकेंडरी भी वहीं से करी है। ओके। हाँ, स्कूलिंग ओवरऑल जो है ना ठीक थी। कोई ऐसा कुछ इस तरह का, मैं वैसा बच्चा तो था नहीं कि ज़्यादा शरारत करने वाला, पर हाँ दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत खटपट यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ हमने भी किए हैं, जो सब हर बच्चा करता है। कोई बहुत स्पेशल ऐसी मेमोरी सर जो याद हो आपको स्कूल की? वैसे सर से मैं पूछ रही थी कोई स्कूल की मेमोरी, सर कहते हैं यार मेमोरी सिर्फ पीजी की हैं, सिर्फ पीजी के लास्ट 3 साल जो है वो ही याद रहते हैं। बट फिर भी अगर कोई स्कूल का कोई इवेंट? कुछ इवेंट नहीं, एक ऐसी चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा और वो चीज़ आज के टाइम में बड़ी फेमस भी है। अच्छा। और वो हो रही है, जिसके ऊपर बहुत एक नेशनली एक बवाल मचा हुआ है। जो हम छोटे थे, आई थिंक 7th या 8th क्लास में थे, तो हमारे कुछ बैचमेट्स थे, उन्होंने बोला कि प्रवेश जो है ना अभी पेपर्स होने वाले हैं, तो सोशल साइंस में अधिकतर स्टूडेंट्स मेरे बैच में वीक थे,
तो वो बोले कि सोशल साइंस का जो ना पेपर लीक करते हैं। अरे बाप रे, स्कैंडलस स्कैंडलस चीजें हो रही हैं सर के स्कूल में। तो कौन सा फिर स्कूल था आपका सर? ये दिल्ली में, अब तो स्कूल का नाम चेंज हो गया है। ओके हमारे टाइम उसका नाम होता था केडी मॉडल स्कूल। ओके नाउ ओके इट इज नोन एज न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके ओके। तो फिर हमने जो है ना एक प्लान बनाया कि जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा अराउंड 5 बजे, जब जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो यहाँ वहाँ होते हैं, तब हम जाएंगे और ऑफिस से पेपर निकाल के ले आएंगे। अच्छा, तो तो सक्सेसफुल रहे आप? मेरे दो साथी और थे, हम तीनों गए, हमने ऑफिस में गए, पेपर लिया, लेकिन जैसे ही जब हम बाहर आने लग गए तो किसी ने हमें देख लिया। ओ फिर हम समहाउ जो ना स्कूल की दीवार लांग के भागे, बट उन्होंने क्या था, हमारा चेहरा देख लिया था। तो भागने का भी कोई इतना यूज था नहीं। ओके। तो फिर वही हुआ कि उन्होंने जाके हमारे घर में बता दिया, घर वालों ने डांटा, फिर स्कूल में कंप्लेन गई, फिर सॉरी वॉरी बोला, बट वो चीज़ है कि जो हो गया सो हो गया। हो गया सो हो गया। हाँ, स्कूल वालों ने भी फिर ठीक है बोला कि ये पेपर नहीं होगा, कुछ अलग पेपर होगा, उन्होंने पेपर भी कैंसिल किए। उसके बाद जो है ना दोबारा एग्जाम्स हुए। हाँ, पर सोशल साइंस में एक अच्छी चीज़ हुई कि मेरे बैच में मेरे हाईएस्ट नंबर आए थे, हालांकि पेपर अलग था। आप डर रहे थे केवल उससे, पर हाँ, गौर से देखिए, यही वो चेहरा है जो पेपर लीक मामले में बचपन से सक्रिय है। बट सर ऑनेस्टली आपको, आपकी पर्सनालिटी को देख के ये खतरनाक इवेंट एक्सपेक्टेड नहीं था। बट ठीक है, देखिए हर तरह का एक्सपीरियंस लाइफ में होता है, और सर के साथ भी ये था। तो इसका मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट से सर को डर इतना था कि वो इस हद तक, मतलब बचपन में आप जब डरते हो, बट आप उस डर से आगे निकले, सर ने उसको पढ़ा और यू कहने का हैड मतलब ये है मैक्सिमम कि मार्क्स। किसी भी चीज़ को करने से पहले हम सोच लेते हैं कि वो शायद हम कर ना पाएं, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। हाँ जी हाँ जी। लेकिन जब आप उस चीज़ को करने जाओ तो लगता है कि वो इतनी मुश्किल नहीं थी जितना हम सोच के बैठे थे। करेक्ट। तो उसका लेसन यही है। तो स्कूल के बाद फिर आपने कब डिसाइड किया कि डॉक्टर बनना है? डिसाइड किया था या एमबीबीएस चाहिए था और बीडीएस मिल गया? एक्चुअली जब हम छोटे थे तो घर में दो ही चीज़ें होती थी कि आप स्कूलिंग करो, उसके बाद या आप इंजीनियरिंग में जाओ या आप डॉक्टर बनो। ओके। तो उस टाइम मेरा इंटरेस्ट थोड़ा इसमें मेडिसिन में ज़्यादा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। इंजीनियरिंग का उस टाइम पे इतना क्रेज़ नहीं था, और ना हमारी फैमिली में कोई इतने ज़्यादा इंजीनियर्स थे, क्योंकि आप अपनी आजू बाजू में आपकी फैमिली में कोई उस फील्ड में गया हो, आप उसी को देख के इंस्पायर होते हो कि हाँ मुझे भी यही करना है। डॉक्टर्स एक दो थे मेरी फैमिली में, ओके। तो इसीलिए जो है ना मुझे भी लगा कि हाँ मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। तो उसके लिए फिर जो है ना एग्ज़ाम्स भी दिए, बट वही है कि मैं फर्स्ट राउंड में क्लियर नहीं कर पाया। तो फिर पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है, आपको जो मिल रहा आप वो ले लो। तो उस टाइम पे इसका डेंटिस्ट्री का ऑप्शन था, तो फिर हमने जो है ना वही डेंटिस्ट्री ही चूज़ किया। बट एंड ऑफ द डे अब हमें लगता है कि वो एक डिसीजन ठीक था, इट वाज नॉट ए रॉन्ग डिसीजन। क्योंकि आप कोई भी फील्ड आप उसमें अच्छा करोगे तो आप हर चीज़ में अर्न भी कर सकते हो, नाम भी कमा सकते हो। दैट गोज फॉर ऑल दी स्ट्रीम्स। करेक्ट मुझे ठीक लगा कि भाई वो डिसीजन हमारा ठीक था। एंड ऑफ द डे जो होता है वो आपकी लाइफ में अच्छे के लिए ही होता है। करेक्ट अब वो करेक्ट। चीज़ आपको शायद उस टाइम रियलाइज ना हो, बाद में पता चले। सो जो भी बच्चे अभी कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि डेंटिस्ट्री में फ्यूचर कैसा होगा और वो कर पाएंगे कि नहीं, अगर आप में हार्डवर्किंग कैपेसिटीज़ हैं तो फिर हर प्रोफेशन की तरह ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है जिससे आप अर्न भी कर सकते हो। तो सर आपने आरवी डेंटल बैंगलोर से आपने अपना बीडीएस किया है, तो आपको कब लगा कि नहीं यार एमडीएस करना पड़ेगा और बिना इसके नहीं चलेगा? जब हमने आरवी डेंटल कॉलेज बेंगलोर से बीडीएस करी, तो क्योंकि वो एक प्राइवेट कॉलेज था तो हमें पेशेंट्स वहाँ लिमिटेड होते थे। तो बेसिकली जो काम वगैरह था वो इतना ज़्यादा नहीं आता था कि आप एक कॉन्फिडेंट हो जाओ और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। क्योंकि जब मैं इंटर्नशिप में था तो हमारे एक प्रोफेसर थे एमडो में, डॉक्टर मुरली, हम उनके क्लिनिक पे भी जाते थे। तो हम क्लिनिक पे देखते थे पेशेंट जिस कंप्लेंट के साथ आते हो, हम उसको एड्रेस करने के लिए सक्षम नहीं थे सक्षम उतने। नहीं थे, ना वो हमें उस तरह का काम आता था हम्म कि भाई चलो ठीक है, पेशेंट आ गया, उसका दांत निकालना है, एकदम से आप दांत निकालने के लिए रेडी हो जाओ, या मोलर आरसीटीज वगैरह। हमें फ्रंट एंटीरियर आरसीटीज आती थी, लेकिन मोलर आरसीटीज में हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। थे। तो हमें लगा कि यार जो काम आना चाहिए क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए वो हमें आता नहीं है। नहीं आता है। ओके। तो फिर हमारे जो प्रोफेसर थे एंडो के, जहाँ जिनकी क्लिनिक पे हम जाते थे, उन्होंने बोला कि आप मतलब पीजी करो, या तो पीडो से करो या एंडो से करो, सो दैट आपको एक जो जनरल एक्सपोजर होता है काम का वो सारा मिलेगा और आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो।
तो वहीं से फिर हमें ये हुआ कि भाई हमें पीजी करनी है। और मेरे ग्रुप में जितने 5-6 बच्चे थे, सबका यही था कि हमें पीजी करनी है। एक क्योंकि माहौल था, हाँ, मतलब एक पीजी करने माहौल का। था, आपको मोटिवेशन चाहिए। आपके साथ अगर 2 लोग और खड़े हैं कि हमें भी पीजी करनी ही है, तो आप भी तैयारी करो। अगर आपको पता आपके साथ तैयारी करने वाले दूसरे लोग भी हैं, तो आपको वो माहौल और वो सारी चीज मिल जाती है जो एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए। क्रैक करने के लिए चाहिए। तो सर बहुत बड़ा लीप है, एक प्राइवेट कॉलेज से आप जीडीसी बैंगलोर तक की जर्नी, ये बहुत मतलब इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो आपने क्या मेहनत करी उस टाइम पे, आपने कैसे मतलब, क्योंकि क्या तैयारी करी आपने? हमारे टाइम में उस टाइम पे नीट तो था नहीं, तो एग्जाम्स अलग अलग होते थे। एक ऑल हाँ, इंडिया लेवल पे एग्जाम होता था, एआईपीजी, हाँ AIPG, जी, और हर स्टेट का अपना सीईटी होता था। करेक्ट। तो उस टाइम पे चूंकि मैंने कोमेड के थ्रू जो है ना आरवी डेंटल कॉलेज से बीडीएस की थी, तो हम एलिजिबल थे स्टेट सीईटी के लिए, कर्नाटका सीईटी के लिए। ओके। तो बेसिकली पर हमें उसमें भी सर लिमिटेड सीट्स होती होंगी हर उसमें, किसी को हाँ, तो। लिमिटेड सीट्स होती हैं, खासकर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो बिल्कुल ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। हम्म तो उसकी तैयारी के लिए अधिकतर जो मेरे बैचमेट्स थे उन्होंने सीडीएस ज्वाइन किया था। मैंने भी एक कोचिंग ज्वाइन करी, बृहस्पति एकेडमी, बट मैं लगभग 5-6 महीने के लिए वहाँ पे गया था। उसके बाद मुझे ये था कि मुझे मोटा मोटी चीज़ें पता चल गई हैं कि कैसे तैयारी करनी है, तो मैंने फिर एकेडमी छोड़ दी और मैंने खुद से ही सेल्फ स्टडी करी। तो कर्नाटका सीईटी में जो मेरी रैंक आई थी वो 29 थी। एंड लगभग 5 to 7,000 स्टूडेंट्स कर्नाटका में एग्जाम्स देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ बहुत सारे कॉलेजेस के कॉलेजेस हैं, मामले में मैक्सिमम, कर्नाटका यस इंडिया में आई थिंक टॉप पे यस, है। इट इज ऑन द तो टॉप, सबसे यस। ज़्यादा स्टूडेंट्स वहीं होते हैं। तो आउट ऑफ 5 to 7,000 स्टूडेंट्स मेरी अराउंड 29th रैंक थी। और लकीली उस इस रैंक तक अधिकतर केसेस में गवर्नमेंट कॉलेज की सीट नहीं जाती है। बट जो पीडो ब्रांच थी वहाँ पे, उसकी जो है ना फर्स्ट पीजी स्टार्ट हो रही थी हमारे सेशन में। अच्छा अच्छा। तो काफ़ी लोगों ने ये होता है कि हमें एंडो चाहिए, हमें ऑर्थो चाहिए, हमें सर्जरी चाहिए। तो आई थिंक उस वजह से पीडो की सीट थोड़ा कुछ रैंक पीछे तक चली गई। ओके। एंड आप मुझे लकी बोल लो या कैसे भी बोल लो, वो मेरी किस्मत में आ गई। पीडो की सीट, और आपको पीडो या एंडो ही करनी थी, ये आपने? पीडो या एंडो ही करनी थी। मैंने एक्चुअली फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग थी उसमें ओरल सर्जरी लिया था एसडीएम धारवाड़ में। ओके। बट जो हमारे एंडो के प्रोफेसर थे उन्होंने मेरा माइंड मेकअप ऐसा कर रखा था कि आपको एंडो या पीडो पीडो ही लेनी है अगर आपको क्लिनिक के बारे में सोचना है, क्लिनिक के बारे में। विच इज एक्चुअली राइट। मतलब अगर आप सर्जरी ले रहे हैं तो आप क्लिनिक के बारे में डायरेक्टली शायद नहीं सोच पाते, और आप कंसल्टेशंस के बारे में ज्यादा सोच ज़्यादा पाते सोच शायद। पाते, क्लिनिक अगर आप सोच रहे हैं तो पीडो, प्रोस्थो, हाँ। एंडो इज द मोस्ट पॉपुलर चॉइस। तो सेकंड राउंड में फिर जो है ना, उसके बाद सेकंड राउंड में मुझे पीडो मिला, तो वो मैंने जीडीसी बेंगलुरु में लिया। आप बहुत खुश थे सर उससे? हाँ, उस टाइम पे मैं बहुत खुश था कि रीज़न बीइंग कि वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। हाँ जी। एंड फीस बहुत ना के बराबर होती है। आप अपने घर से बाहर आए हो, आपको ये 2 चीज़ें मिल जाएं, तो ऑब्वियसली बाद में क्या होगा इन फ्यूचर, उस ब्रांच का स्कोप क्या है, आप कैसे उसको यूज़ कर पाओगे, वो चीज़ें उस टाइम पे आप नहीं सोचते हो। उस टाइम पे आप सोचते हो कि आपकी फीस ना के बराबर है, आपको एक ठीक ठाक अच्छा खासा 25,000 का स्टाइपेंड मिल रहा है पर मंथ। ओके। तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा उस टाइम पे वैल्यू लगती है। वैल्यू लगती है, वो हाँ। ज़्यादा कैच करती हैं। तो उस वजह से मैं बड़ा खुश था। मेरे बैचमेट्स भी बड़े, देवर जेलस कि हाँ इसको जीडीसी की सीट मिल गई। जीडीसी की सीट मिल गई है। नहीं सर, बड़ी चीज है, मतलब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो अगर आपको एक अच्छा अमाउंट, और अब तो शायद बहुत ज्यादा है इससे। अभी राइट नाउ इट्स अबव 40, हाँ। जो मुझे सुनने में आया था। हाँ जी सर। तो पीजी का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका? पीजी तो जैसे बोलते हैं ना, पीजी की फुल फॉर्म ही होती है पूरा गधा। तो हर गवर्नमेंट कॉलेज की रेजिडेंसी काफी टफ मानी जाती है। एक्चुअली पीजी मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ एक अपनी लाइफ से एग्जांपल लेके, कि यूजी इज लाइक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, पीजी इज लाइक हस्बैंड हस्बैंड वाइफ। ठीक है। तो अब हस्बैंड वाइफ को हमेशा साथ रहना है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ टाइम के लिए रहते हैं, तो वो एक दूसरे को खुश रखना इज क्वाइट ईजी। हाँ जी। लेकिन आपको 24 घंटे किसी के साथ रहना और हमेशा के लिए रहना, तो उसमें फिर मनमुटाव भी, कुछ इश्यूज भी आते हैं। दैट गोज फॉर पीजी एज वेल। उसमें भी सेम वही है। तो हमारी पीजी में क्या था कि हमारा फर्स्ट बैच था, तो हमारे पास कोई सीनियर नहीं था गाइड करने के लिए कि एचओडी सर को ये पसंद है, ये करना है, ये नहीं करना। तो हमारे जो एचओडी सर थे वो थोड़े रिजर्व टाइप के आदमी थे। उनको ये था कि मेरे सामने कोई स्टूडेंट है वो किसी दूसरे टीचर से बात ना करे, मेरे को ही वैल्यू दे। अब वो चीज हमें क्योंकि कोई गाइड करने इतने वाला छोटे भी था होते हैं ना नहीं, सर, एज भी नहीं होती इतनी हाँ, तो वो समझने हो की। नहीं पाए। तो स्टार्टिंग से ही एचओडी के साथ वो
रेपो बन ही नहीं पाया। Okay. कुछ ना कुछ छोटे छोटे इश्यूज, और वो जैसे मैं किसी दूसरे स्टाफ से बात करता हूँ तो उनको पसंद नहीं है, तो वो चीज़ फिर जो है ना आगे जा जाके कुछ भी काम करो वो उसमें टोकेंगे आपको, कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो वो चीज़ ना लास्ट तक ही कंटिन्यू रही। तो पीजी मेरी पूरी उस झगड़े में ही निकल गई। तो हाँ, एक वो भी ऐसा एक्सपीरियंस रहता है जिसको आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, हाँ। वो चीज़ हमेशा आपको याद रहेगी। शायद वो चीज़ हुई ना होती तो मेरी पीजी इतनी ज़्यादा यादगार ना रहती कि उसको मैं 20 साल बाद 10 साल बाद भी बैठूं और याद करूं। पर सर ऑनेस्टली बताऊं तो ये बहुत कॉमन है, क्योंकि उस वक्त एज इतनी कम होती है, हमें वैसे लाइफ का कोई अनुभव नहीं होता है, सीनियर्स को हैंडल करने का इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है। और ये मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि गवर्नमेंट कॉलेज में वो चले तो गए हैं बहुत खुशी खुशी, स्टाइपेंड भी आ रहा है, लेकिन वो खुश नहीं है 3 साल। तो डेंटिस्ट में समहाउ इट इज़ वेरी कॉमन कि 3 साल की पीजी मतलब उन्होंने रोते हुए बिताई है, या ना एंड ऑफ द डे उनको एक सेटिस्फैक्शन सा नहीं है कि यार आज भी डांट खाई, आज भी ये हुआ, आज भी खुश नहीं हुआ मुझसे। पेशेंट जरूर आपसे खुश हो सकते हैं, बट एक ये बहुत कॉमन है मतलब ना डेंटिस्ट्री में शायद। तो आपने कैसे कोप किया सर? कई बच्चे छोड़ के भी चले जाते हैं पीजी ना इसी बहाने। कई सारे मैंने इवन बड़े कॉलेजेस में भी मतलब मैमसी जीडीसीज में हमने देखा है कि बच्चे ब्रांच चेंज कर लेते हैं या छोड़ के ड्रॉप कर देते हैं सीट और अब्रॉड चले जाएंगे। तो आपने कैसे कोप किया अगर आप इस तरह का माहौल आप देख रहे थे? तो तो आप किसी भी उसमें फील्ड में जाओगे, वरना आप उसको छोड़ के अगर क्लिनिक भी डालो अपना, तो क्लिनिक की भी ये नहीं होता ना कि वो चलेगा। वाइफ है, रहना तो पड़ेगा ही। वो स्ट्रगल तो जो है ना हर चीज में है। हाँ जी। एंड ऑफ द डे अगर आपको कोई ऐसा स्टाफ भी मिलता है जो आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, आपकी हर चीज पे टोका टोकी करता है, तो वो आपको ना कुछ सिखा के ही जाता है। ये तो है। आप जैसे क्लास 2 कैविटी बना रहे हो, सपोज कीजिए आपका एचओडी है, वो उसको अप्रूव ही नहीं कर पा रहा, वो कुछ ना कुछ कमी बता के हर बार उसको बोल देता है कि आप रिपीट करो। बट वो हो सकता है कि बार बार उसके नुक्स निकालने की वजह से आप क्लास 2 कैविटी बनाना ऐसे सीख जाओ कि आप उसके मास्टर ही बन जाओ। करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो वही चीज है, वो चीज आपको उस टाइम पे बुरी लगेगी, बट हो सकता है कि वो आगे के लिए आपको उस फील्ड में ऐसा मास्टर बना दे कि आप फिर उसका थैंक यू करोगे, बट ही वोंट बी देयर करेक्ट उस टाइम पे। करेक्ट, तो बिल्कुल सही शायद है। मुझे वही चीज लगती है कि जो हमारे एचओडी सर थे वो मेरे साथ काफी स्ट्रिक्ट थे, बट उनकी वजह से हम काफी चीज ऐसी सीख पाए जो शायद अगर वो स्ट्रिक्ट ना होते तो हम नहीं सीख पाते। तो मुझे लगता है कि वो भी हुआ तो अच्छा ही हुआ। बहुत अच्छा हुआ। तो पीजी के बाद सर आप फिर वापस अपने घर दिल्ली में आ गए हैं और आपने फिर डायरेक्टली क्लोव ज्वाइन किया अपनी प्रैक्टिस, या कोई फेलोशिप या कोई कोर्सेज करने की सोची? मैंने डायरेक्ट क्लोव इसलिए ज्वाइन किया कि कई लोगों ने मुझे बोला कि दिल्ली में एज सच, क्योंकि मैंने बेंगलोर से करी थी, तो मेरी जो सारी जान पहचान थी कलीग से वो बैंगलोर में थी, कोई लिंक्स नहीं थे दिल्ली में। दिल्ली में मैं किसी को डेंटिस्ट को जानता नहीं था। तो आपको प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करनी है तो एटलीस्ट थोड़े आपके लिंक होने चाहिए कि आप कुछ लोगों को जानो, आप आजू बाजू के एरिया में आपकी जान पहचान हो। तो उसके लिए मुझे किसी ने बोला कि आप पहले क्लोव ज्वाइन करो। और क्योंकि मेरे जो बैच से प्रोस्थो जो पैरेलल बैच है वो प्रोस्थो में एक लड़का था, उसने वो भी दिल्ली का था, तो उसने पास आउट होने के तुरंत बाद क्लोव ज्वाइन किया था। तो फिर मैंने उससे बात करी तो उसने बताया कि भाई आप अपना रिज्यूम बना के भेजो, मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो उन्होंने भी यही बोला था कि यहाँ पे प्रैक्टिस का माहौल क्लोव में, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कॉपी करता है, तो वो स्टैंडर्ड माहौल काफी अच्छा है, तो आप वहाँ सीख पाओगे काम, पेशेंट से कैसे बात करनी है, कैसे क्लिनिक चलाना है, वो एक्सपोजर आपको मिलेगा। प्लस जो ना आजू बाजू के जो कलीग्स हैं उनसे जान पहचान आपकी बढ़ेगी। दिल्ली में कैसे काम होता है, हर सिटी में काम करने का तरीका अलग होता है, लोगों की मेंटेलिटी अलग होती है, तो वो चीज आपको पता चलेगी। क्योंकि जब आप कॉलेज में रहते हो तो कॉलेज में आपको किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस नहीं करना होता, स्पेशली गवर्नमेंट हाँ, कॉलेज में। हाँ बिल्कुल, वो आएंगे आपके पास, आपको ट्रीटमेंट करना, भेज देना, ना आपको उनसे कुछ फीस लेनी है, कुछ वो करना है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में आपको पेशेंट से फीस भी लेनी है, आपको संभाव इस तरह से भाई उनका माइंड मेकअप करना है। एंड ऑफ द डे पर्पस इज टू अर्न मनी। आप प्राइवेट प्रैक्टिस में हो तो इट्स ए रूट फैक्ट, ठीक है। तो आपको जब वो मनी पैसा लेना है तो संभाव आपको उनको इस तरह से कन्विंस या माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि पेशेंट आपको वो पैसा दे के जाए। करेक्ट। कॉलेज में वो चीज नहीं होती, क्योंकि आपको पैसा लेना ही नहीं, आपको बस खाली ट्रीटमेंट करना है। करेक्ट। तो कॉलेज में आप यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट, करेक्ट। तो वो चीज आप बाहर आके सीखोगे। और उसके लिए मेरे हिसाब से क्लोव से बेहतर सेटअप आपको बाहर मिलेगा नहीं।
जस्ट टू लेट यू ऑल नो, क्लोव इज अ चेन ऑफ डेंटल क्लिनिक्स जो नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट हुआ है, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड नियर बाई सिटीज, एंड नाउ इट्स स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेस एवरीवेयर. तो दे रिक्रूट, वो बहुत सारे BDS एंड MDS ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स को जॉब की अपॉर्चुनिटी देते हैं. वैसे डेंटिस्ट्री में जॉब्स काफ़ी कम होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स ना के बराबर होती हैं, बट देर आर सम प्राइवेट क्लिनिक्स एंड दीज चेन्स जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं. एंड हम सब ने थोड़ा थोड़ा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस क्लोव के साथ स्टार्ट किया था, बिकॉज सर तभी स्टार्ट हुआ, आई थिंक 2012 में क्लोव स्टार्टेड. मेरी आई थिंक PG का एग्जाम चल रहा था जब क्लोव लॉन्च हुआ था, और वो रिक्रूटमेंट के लिए मैम से आए थे, क्लोव तो का 12 में स्टार्ट हुआ था वो हाँ, शायद. जो पहला क्लिनिक वो बोलते हैं उनके हिसाब से इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2011. 11. अच्छा, SDA वाला. SDA ओके वाला clinic. ओके. ओके एंड उसके बाद तो बहुत सारे क्लिनिक स्टार्ट हो गए, बट दैट वाज द फर्स्ट क्लिनिक. अब जो उनकी वो एनिवर्सरी भी मनाते हैं वो 2011 से ही स्टार्ट 11 से काउंट करते हैं. ओके ओके. हाँ, तो आई थिंक मैं SDA वाले क्लिनिक में भी मैंने लगभग 7-8 महीने के लिए काम किया है. ओके तो ओके. ओवरऑल मैंने क्लो में लगभग 5.5 साल तक काम किया है. मोर देन 5.5 years. आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड. ओके. सो सर 2 क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं. क्यों छोड़ा? एंड ऑफ द डे जब आप डेंटिस्ट्री में हो तो आपका मेन मोटो होता है कि यू हैव टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस समडे. क्यों? आपकी मतलब सैलरी तो आ ही रही थी क्लोव से, दे आर गुड पे मास्टर्स आल्सो. सैलरी आ रही थी, बट एक फैमिली प्रेशर भी था कि आप कब तक जॉब करोगे, आपको अपनी भी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी. बिकॉज आई थिंक बेटर ग्रोथ मिलती. हाँ, बिकॉज क्योंकि आप जब एक जॉब कर रहे हो तो उसमें देयर इज ए लिमिट कि आप उससे Correct. आगे नहीं जा सकते. करेक्ट लेकिन जब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हो तो देयर इज नो लिमिट एज सच. करेक्ट. यू कैन गो एनीवेयर यू वांट. आप में बस वो जील होनी चाहिए अपनी प्रैक्टिस को कहीं भी ले जाने की. लेकिन जब आप किसी के अंडर काम करते हो तो वो आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक ही जाने देंगे, उससे आगे आप शायद नहीं जा पाओ. और ओनरशिप भी उतनी आएगी नहीं ना कि ये मेरा पेशेंट है वाली. बिल्कुल. तो पहला क्वेश्चन तो सर क्यों छोड़ा आपने बता दिया. इतना लेट क्यों छोड़ा? दूसरा क्वेश्चन. इतना लेट क्यों छोड़ा उसका भी एक रीजन है. हाँ जी. बेसिकली मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस किसी रेंटेड प्रॉपर्टी पे नहीं स्टार्ट करना चाहता था. ओके ओके. वो मेक सेंस. जो हमारे कलीग्स थे उन्होंने शुरू से एक फोबिया बैठा रखा था कि रेंटेड प्रॉपर्टी में दिक्कत ये होती है कि कल को सपोज कीजिए आपका क्लिनिक इज डूइंग वेरी वेल एंड सपोज कीजिए कि जो ओनर है उसके कुछ और प्लान्स होते हैं और वो आपको वेकेट करने के लिए बोलते हैं, तो जो आप सडनली आपकी प्रैक्टिस. ओके. इन्वेस्टमेंट किया है, मेहनत करी है, दैट गोज फॉर ए टॉस. करेक्ट. मेक तो सेंस. उन्होंने बोला कि आप भले ही लेट स्टार्ट करो बट यू स्टार्ट इट इन योर ओन प्रॉपर्टी. करेक्ट करेक्ट. तो वो चीज होने में थोड़ा टाइम लगा. टाइम लग गया. तो ओके. इसीलिए जो ना लगभग 6 साल के बाद ही मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाया. तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखिए मतलब जब आप PG कर रहे होते हो तब तक आप ये सब एस्पेक्ट्स नहीं सोच पाते हो लाइफ के बारे में. सर से आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका पर्पस यही है कि जब आप भी अपनी PG की ब्रांच चूज कर रहे हैं या जब आप PG कर रहे हैं तब आप ये सब एस्पेक्ट्स तब से ही देखना शुरू करिए, है ना. और जिस सिटी में आप सेटल होना चाहते हैं, कहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच एरियाज आर मोर वेल पेइंग, ये सब एस्पेक्ट्स देखना अगर आप जल्दी से शुरू करेंगे तो शायद थोड़ा सा जल्दी आप वो कर सकते हैं. बट सर वेरी राइटली सेड कि अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो एक सर पे भार भी कम होता है कि यार इतना चुकाना है, वट एवर यू अर्न इज योर्स. उस पॉइंट के बाद क्लिनिक में जैसे कुछ इन्वेस्ट करना चाहो तो वो आप कर सकते हो बगैर किसी डर के. करेक्ट. कुछ इंटीरियर्स कराना है, कुछ और है, क्योंकि आप जब एंड ऑफ द डे रेंटेड प्रॉपर्टी में आप उसको छोड़ोगे तो जो इंटीरियर पे आपने जितना खर्चा किया इट्स ऑफ नो यूज. करेक्ट. मेक सेंस. लेके नहीं जा सकते. बिल्कुल बिल्कुल. देयर ओनली. तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है, आप 2-4 साल लेट खोल लो, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बट आप अपनी प्रॉपर्टी में खोलो. क्योंकि तब तक मेरा ऐसा था नहीं कि मैं खाली बैठा हूँ, मैं एक ठीक ठाक अच्छी जॉब कर ही रहा था और उससे मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है. तो मुझे लगता है कि वो चीज़ भी ठीक ही थी. एंड ऑफ द डे ठीक हमने वेट किया बट उसका फल हमें मिला कि अब एक अच्छी प्रैक्टिस, अच्छा क्लिनिक हम जो है ना स्टार्ट कर पाए और वो ठीक चल पाए. सो तो उसकी अर्निंग, अगर मैं थोड़ा सा रूड हो जाऊं एंड इफ आई टॉक अबाउट अर्निंग्स, तो जो आपको एक फिक्स जॉब की अर्निंग थी वर्सेस अभी इनिशियली, क्योंकि आपको क्लिनिक खोले हुए अभी 2 से 3 साल ही हुए हैं, तो उसकी अर्निंग और इसकी अर्निंग में डिफरेंस है? अगर डिफरेंस है तो कितना डिफरेंस है? इसकी अर्निंग और उसकी अर्निंग में काफ़ी डिफरेंस है. अभी जैसे जो मेरे क्लिनिक में है में मिनिमम 2.5 होता है, उससे अबव ही जाता है 2.5, 3, समटाइम्स 3.5 ऑल्सो. बट आप एक जब पर मंथ आप बोल रहे पर हैं. मंथ. तो सर आप एक
प्रॉपर जॉब वाली आपकी लाइफ चल रही थी लास्ट 6 इयर्स से, उससे आपने जब अपने प्राइवेट सेटअप में शुरू किया तो क्या कोई आपको अर्निंग का डिफरेंस रहा, और रहा तो कितना रहा? अर्निंग का डिफरेंस मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि पहले आप जब नौकरी करते हो तो उसमें एक फिक्स सैलरी होती है जो आप ले सकते हो, और वो ऐसी नहीं होगी कि जिसमें ग्रोथ के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो। अराउंड जैसे आप 50, 60, 70, 80 या 1 लाख तक भी कर सकते हो। उससे ऊपर बीइंग ए डेंटिस्ट हम लोगों की जो नौकरी वगैरह में अर्निंग होती है वो आई थिंक नहीं जाती। आपको जैसे एडवांस प्रोसीजर्स हैं, प्रोस्थो या ओरल सर्जरी वगैरह, आप कोई बड़ी सर्जरी करते हो तब होता है, लेकिन जो जनरल डेंटिस्ट्री का काम होता है उसमें इससे ऊपर नहीं होता। लेकिन जब आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो उसमें ऐसा कोई एक लिमिट नहीं होती। अगर आप अच्छे से काम करते हो, पेशेंट फ्लो आपके पास अच्छा है, ठीक ठाक है, तो यू कैन गो अप टू 3, 4, इवन 5 लाख ऑल्सो। सो पेशेंट फ्लो ठीक ठाक कितने टाइम में होता है सर? कितना आप बैठते हो और कितना टाइम लगता है वो एक 3, 4, 5 लाख वाले पेशेंट फ्लो के लिए? देखो, जब आप स्टार्टिंग में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो मैं बोलूँगा कि एक डेंटिस्ट शुड हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस। टू हैव पेशेंस यू शुड हैव पेशेंस, करेक्ट। दैट्स द थिंग। आपको शुरू के 6 महीने या 1 साल में उतने नंबर ऑफ पेशेंट शायद ना मिले जितना आप एक्सपेक्ट करो, बट एक चीज होती है वर्ड ऑफ माउथ, करेक्ट। दैट रन्स वेरी वेल इन डेंटिस्ट्री। आप एक पेशेंट अगर ठीक सेटिस्फाई करके भेजते हो तो मे बी वो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आपके पास 4-5 पेशेंट्स और भेज देगा। बट उस चीज के लिए ना आपको एक वेट करना होता है पेशेंट्स के साथ, ठीक है? तो आप ये मत सोचो कि जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है तो आपके पास 2 पेशेंट आ रहे हैं डेली, 3 आ रहे हैं या 10 आ रहे हैं। जो भी आ रहा है यू ट्राई कि आप उनका काम अच्छे से करो, और वो पेशेंट आपके पास रेफरेंस भेजे बाद में। इसी से धीरे धीरे आपकी डेंटिस्ट्री बिल्ड होनी स्टार्ट होती है, और लगभग 1 साल के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पास डेली एटलीस्ट 8 to 10 पेशेंट्स हों, हो जाएंगे। और उसमें जो आपके रिपीट पेशेंट हों वो 5-6 हैं, 2 to 3 न्यू पेशेंट्स डेली आ रहे हैं। तो करेक्ट। फिर आपकी प्रैक्टिस इसका मतलब सही ट्रैक पे है, और सही वो इन फ्यूचर आगे जाके बढ़ेगा ही उसमें कुछ ना कुछ। करेक्ट करेक्ट। तो बहुत डिफरेंस है जॉब में और अपने क्लिनिकल सेटअप में, जबकि आपको सिर्फ 2 से 3 साल हुआ है, पर आप ये जंप देख रहे हो अपनी प्रैक्टिस में। बिल्कुल। और आप कंसल्टेशंस भी करते हैं सर? यू ऑल्सो विजिट अदर क्लिनिक्स फॉर पीडियाट्रिक प्रोसीजर्स? हाँ, मैं कंसल्टेशन भी लगभग 7 या 8 क्लिनिक्स में जाता हूँ दिल्ली में, और कंसल्टेशन में भी ठीक ठाक मिनिमम 50 to 60 हर मंथ हो जाता है। एंड कंसल्टेशन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि वहाँ से आप जो भी अर्न करते हो इट इज बेसिकली प्योर इनकम। उसमें आपका कोई ऐसा खर्चा नहीं होता अदर देन पेट्रोल जो जा रहा है। हाँ हाँ। क्योंकि क्या है, अपने क्लिनिक में आपको मटेरियल चार्ज वो भी होता है, आपने किसी स्पेशलिस्ट को बुलाया है उसका भी खर्चा होता है, करेक्ट। और उसमें आप हर चीज लगाओ तो बिजली पानी हर चीज आ गई उसमें। लेकिन कंसल्टेशन पे अदर देन ट्रेवल बाकी कोई खर्चा होता नहीं। तो इसीलिए आप अगर कंसल्टेशन पे जो अर्न करोगे प्योर इनकम है। तो मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि कंसल्टेशन भी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए अदर देन क्लिनिक। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपकी अर्निंग पे काफ़ी फर्क पड़ता है, और आप जितना चाहे ग्रो कर सकते हो अगर आप में भाई एफर्ट लगाते हो, ठीक है? क्योंकि डेंटिस्ट्री में निर्भर करता है कि आप एक जगह बैठ के जो है ना ये एक्सपेक्ट करो कि मैं इतना अर्न कर लूँगा, वो नहीं होता। डेंटिस्ट्री में आपको थोड़े हाथ पांव मारने हाँ, पड़ेंगे। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो जूते घिसाने पड़ेंगे, हाँ। ये चीज़ है। तो उसके लिए आपको एफर्ट देना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इनिशियली जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो अपनी, तब तो आपको पूरे अपने हाथ। देयर आर सो मेनी पीपल, कितने सारे लोग हैं सर जो सिर्फ कंसल्टेशंस ही करते हैं, जिनकी क्लिनिक ही नहीं है, वो सिर्फ कंसल्टेशन से ही अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। ओके, तो सर पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो जैसे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री को बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मैं सेकेंड लाइन नहीं बोलना चाहूंगी, बट क्या आपके हिसाब से यू आर रियली, यू फील दैट यू आर अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड? जैसे आपने बताया कि आप इम्प्लांट्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बट आज के ज़माने में ब्रेड एंड बटर ऑफ डेंटिस्ट्री इज बेसिकली इम्प्लांट्स, एंडोडोंटिक्स एंड इम्प्लांट्स। सो क्या आपको लगता है रियली पीडियोडोंटिक्स इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, और आपको कहीं लगता है कि कुछ मिसिंग है? मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री एज सच? ये सच भी है और सच नहीं भी, इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। पीडियोडोंटिक्स में क्या होता है कि आप बच्चों पे लगभग हर प्रोसीजर करते हो, बीट एंडो, फीलिंग्स और एक्सट्रैक्शंस और एनी अदर माइनर सर्जिकल प्रोसीजर।
बट द थिंग इज दैट डूइंग समथिंग ऑन किड्स एंड एडल्ट्स बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि बच्चों में जब आप पल्पेक्टमी करते हो तो प्रोसीजर तो वही है कि आपको वही एनेस्थीसिया देना है, वही फाइल्स यूज करनी है, वही जो है ना एरोटर यूज करना है। बट द थिंग इज दैट कि जो प्रोसीजर है उसकी बारीकी अलग होती है दोनों में। बच्चों में आप बेसिकली आरसीटी में आप पल्प हटा दो, आपकी ऑब्चुरेशन भले ही कैसी भी है वो चल जाएगी, लेकिन दैट इज नॉट द केस विद एडल्ट्स। करेक्ट, इट हैज टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज एंड नाइस, प्रिसाइज एंड परफेक्ट, करेक्ट। देन ओनली वो सक्सेस होगा। बच्चों में वो चीज़ नहीं होती। इवन जैसे बीइंग ए पीडियाट्रिस्ट आई कैन से कि बच्चे इतना कोऑपरेट नहीं कर पाते, तो भगवान ने भी बच्चों को एक लिबर्टी दे रखी है कि आप उनके केस में अगर काम उतना परफेक्ट ना भी करें तो वो ठीक ठाक चल जाता है। बड़ों में वो चीज़ नहीं होती। जैसे बच्चों में आप एक फीलिंग करो, अगर उस फीलिंग में कुछ हाई पॉइंट्स हैं, यू लिव इट लाइक दैट, वो एक दो दिन में हाई पॉइंट अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि बच्चा ग्रोइंग स्टेज में होता है। लेकिन दैट इज नॉट द केस विद एडल्ट्स। करेक्ट, अगर आप फीलिंग करोगे तो देयर शुड नॉट बी एनी हाई पॉइंट, करेक्ट, अदरवाइज ही करेक्ट, माइट हैव टीएमजे पेन और सम अदर करेक्ट, प्रॉब्लम। वेरी ट्रू। तो दीज थिंग्स आर देयर। तो वही चीज़ है कि आप जब बच्चों में कोई काम करते हो तो आपको ये नहीं कि आप एडल्ट में भी वो चीज़ उतनी ही बारीकी से परफेक्ट तरीके से कर पाओगे, नहीं, वो चीज़ नहीं बोल सकते। नहीं कर सकते, ओके। आपको एक तरह से फ्रेश ही जो है ना स्टार्ट करना पड़ेगा एडल्ट्स में। जैसे नॉर्मल आप सीखते हो उसी तरह से सीखना पड़ेगा। पीडियाट्रिक आरसीटी फीलिंग्स या कोई सर्जिकल प्रोसीजर करके या कोई जो है ना मिल्क टीथ निकाल के आप ये नहीं बोल सकते कि आप इम्पेक्शन कर लोगे। करेक्ट, करेक्ट। तो ये इस तरह से है। तो दोनों अलग अलग चीज हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको ये रहता है कि चलो ठीक है, मैं बच्चों की आरसीटी कर सकता हूँ तो मैं एडल्ट में भी कर सकता हूँ। आपको वो फोबिया नहीं होगा कि जो एक जनरल डेंटिस्ट को होता है कि वो मोलर आरसीटी वो तो बड़ी टफ होती है। वो चीज़ आपको काफ़ी हद तक निकल जाती है, बट सीखना दोबारा पड़ेगा, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। और जैसे नाइट्रस ऑक्साइड इज वेरी पॉपुलर अमंग पीडियाट्रिक सर्जन सर, तो क्या आप नाइट्रस ऑक्साइड प्रैक्टिस करते हैं? मैं अभी एज सच अपने क्लिनिक में नाइट्रस ऑक्साइड प्रैक्टिस नहीं करता, बट मैंने एक इनका सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है और एक मेरी कलीग है रोहिणी में ही, वो नाइट्रस ऑक्साइड प्रैक्टिस करती हैं। तो मेरे Okay. यहाँ पे कोई इस तरह का केस आता है कि जिसमें बच्चा वैसे कोऑपरेट नहीं कर रहा है और पेरेंट्स जनरल एनेस्थीसिया के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम जो है ना अपने केसेस उनके क्लिनिक पे ले जाके करते हैं। कई ऐसे केसेस हुए हैं जो आप तो जीए में भी प्रैक्टिस करते हैं सर, हाँ, कई सारे। जीए में भी, क्योंकि जीए लेकिन ऐसी चीज है कि हर उसके लिए ना माँ बाप के मन में बहुत सारे सवाल Fear रहते होते हैं, हैं, fear correct. रहते हैं, तो एकदम से दे डू नॉट एग्री। तो ऐसे केसेस में बेटर है कि आप कौन से सेडेशन भी ट्राई करो। तो कई केसेस हैं जो हमने अपनी कलीग के क्लिनिक पे रेफर किए हैं, मैंने वहाँ जाके किए हैं, ठीक है। बट कई केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें मल्टीपल टीथ इन्वॉल्व हैं और बच्चा इतना छोटा है या बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उसमें बेटर होता है कि आप उसको जीए में ही कर दो। जीए में लेके तो एक जाएगा, ही बार में एक ही दिन में पूरा प्रोसीजर अच्छे से हो जाता है। अच्छे से हो जाता है। बट ये कौन से सेडेशन एक अच्छी मैं बोलूँगा कि ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, जहाँ आप जीए में हर कोई नहीं कर सकता और वो फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल होती भी नहीं है। तो अगर आप इसको सीखो और इसको यूज करो तो अच्छा है। अच्छा है, ओके। जैसे पीडियाट्रिक में सर कई बार पेशेंट का होता है ये तो दूध के दांत है, ये तो गिरने ही वाले हैं, तो उनमें ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है भाई? या तो वो एक्सट्रैक्शन की तरफ जाते हैं उस टूथ के, या फिर वो बोलते हैं कि ठीक है कुछ आप पेन किलर दे दीजिए, एंटीबायोटिक दे दीजिए और ये सेटल हो जाएगा। सो आप उस चीज़ को कैसे, मतलब हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन? कैसे आप उनको बताते हो या छोड़ देते हो? देखिए, मैं उनको बस एक चीज़ बोलता हूँ, सपोज कीजिए कोई बच्चा 3 साल का है और उसके फर्स्ट प्राइमरी या सेकंड प्राइमरी मोलर में पेन है। अब वो फर्स्ट मोलर गिरेगा 9 to 10 ईयर्स की एज पे, और जो सेकंड प्राइमरी मोलर है वो अराउंड 11 to 12 ईयर्स की एज पे गिरता है। अब बच्चा है 3 ईयर्स का, अभी 7 to 8 ईयर्स का गैप है इस पीरियड में। अब आप 7 to 8 ईयर्स तक तो उसको पेन में नहीं रख सकते और आप उसको डेली मेडिसिन भी नहीं दे सकते, क्योंकि टूथ पेन इज नॉट लाइक ए फीवर कि आप आज मेडिसिन लो कल वो उतर जाए। वो मेडिसिन कुछ टाइम के लिए रिलीफ दे देगी बट उसको एलिमिनेट नहीं कर सकती। और तो फिर मैं उनको यही बताता हूँ कि आप इस स्टेज पे दांत को निकाल भी नहीं सकते, बिकॉज द मिल्क टीथ दे आर लाइक ए गाइड। वो परमानेंट टूथ को उसकी प्रॉपर पोजीशन में गाइड करते हैं, करेक्ट, कि वो यहाँ से इरप्ट होगा। अब आप उसको टाइम से पहले अगर उसको निकाल दोगे तो बेसिकली जो परमानेंट टीथ है वो हो सकता है कि इरप्ट ना हो,
और अगर इरप्ट हो तो बहुत लेट आएगा, और लेट भी आए तो वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा आएगा। तो कितने पेशेंट्स को या कितने पेरेंट्स को ये बात समझ में आती है और वो आपके कहा हुआ ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं? हाउ मच परसेंट पेशेंट्स अंडरस्टैंड इट? आई वुड से 80 to 90% पेरेंट्स दे डू अंडरस्टैंड। दे डू अंडरस्टैंड, ओके। लेकिन आप उनको ना जस्ट बताओ मत, यू शो देम सम फोटोग्राफ्स। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक टूथ है वो प्रीमेच्योरली एक्सट्रैक्ट कर दिया है और उसकी वजह से स्पेस लॉस हो गया है, करेक्ट। तो वो आप ना फोटोज या एक्सरे उनको दिखाओ, दे विल अंडरस्टैंड। करेक्ट। सी द थिंग इज दैट कि अगर आप उनको खाली बोलते हो तो उनको वो असर नहीं होता। आप पिक्चर्स दिखा दो, पिक्चराइज्ड मेमोरी ज्यादा काम करती है। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप उनको दिखाओगे तो दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। 80 to 90% लोग समझते हैं। हाँ, जो 10% नहीं भी समझते, वो खाली वो लोग नहीं समझेंगे जबरदस्ती, जिनको पैसा स्पेंड नहीं करना। उनको लगता है कि क्यों मैं 3-4 हजार जो है ना एक रूट कैनाल पे लगाऊं, उस दांत के लिए जो गिरने वाला है, उस टाइप के। अदरवाइज 80 to 90% लोग समझ जाते हैं। तो अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी हमें, और हमें उसके लिए हमें भी प्रिपेयर रहना होगा कि कैसे हम अपने सब टूल्स और अपने पिक्चर्स और अपने प्रीवियस केसेस को रेडी रखें, ताकि हम उनको अच्छे से अवेयर कर पाएं पेशेंट्स को। सो अवेयरनेस क्रिएट करने से अवेयरनेस होती है। ओके सर, आप थोड़ा सा अपना वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बताइए। जैसे आपकी वाइफ भी डेंटल सर्जन है, बीडीएस ग्रेजुएट है, और आपके साथ हैं, एंड यू हैव किड्स ऑल्सो। सो कई बार मतलब कुछ हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो शादी के बाद और बेबी होने के बाद एमडीएस करते हैं, और उनके लिए एमडीएस करना पहले तो चैलेंजिंग है क्योंकि दे हैव अ बेबी एंड एवरीथिंग, और चाहे लड़की हो या लड़का हो। और उसके बाद जब वो प्रैक्टिस में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली घर के चैलेंजेस अलग होते हैं और इसके चैलेंजेस। तो कैसे, मतलब जैसे आप बता रहे हो कि कभी कभी 10 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं रात को, तो आप कैसे मैनेज करते हो वो वर्क लाइफ बैलेंस? क्योंकि डेंटिस्ट्री में जैसे आपने कहा जूते घिसने पड़ेंगे, थोड़ा भागना पड़ेगा इधर से उधर, ताकि आप अर्न कर पाओ जितना आपने पढ़ा है। सो वो फिर आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे क्रिएट करते हो? देखिए, ये वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना ये इंडिविजुअल है। डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी फैमिली की क्या सिचुएशन है। अब बेसिकली होता क्या है कि इसमें डेंटिस्ट्री में थोड़े वर्किंग आवर्स लंबे हो जाते हैं हमारे लिए। इमरजेंसीज भी बहुत होती हैं, अक्यूट पेन। ऑन एन एवरेज आप लगा लो कि जो अधिकतर प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो 10 to 8 या 10 to 9 प्रैक्टिस करते हैं। ओके। अब वो इटसेल्फ एक बड़ा टाइम पीरियड है, क्योंकि हम जो नॉर्मल जो लोग जॉब्स वगैरह करते हैं उनका सुनते हैं वो 9 to 5, 9 to 5, 9 to 4, 9 to 6, इस तरह से होता है कि मैक्सिमम बाय 6 दे कम बैक। करेक्ट। बट हमारे केस में वो सिनेरियो नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए जो आपका पार्टनर है, ही और शी शुड बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, या तो भाई वो आपके प्रोफेशन में है, अगर आपके प्रोफेशन में नहीं है तो एटलीस्ट वो दे डू अंडरस्टैंड कि आपकी जो प्रोफेशनल लिमिटेशंस है वो कुछ इस तरह की हैं कि आप भाई 8 बजे ही आओगे, आप 9 बजे ही आओगे। तो वो चीज़ जो है ना वो समझें। ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि आपको भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 9 बजे तक काम करते हो तो आप ये सोच लो चलो ठीक है मैं आज जो ना 10 बजे जाऊंगा, 10:30 बजे जाऊंगा। नॉट लाइक दैट। आपको भी, आपकी भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका जैसे ही काम हो गया यू हैव टू कम बैक। आप वो नहीं सोच सकते कि भाई ठीक है आप काम कर रहे हो तो आप कुछ नहीं भी लिबर्टी ले लो, आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो। दैट शुड नॉट हैपन। उससे फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो आपका जो काम है वो करो, बट आप दूसरे को भी नेग्लेक्ट ना करो। तो आप एक दिन वीक में आप ऑफ लेते हैं? एक दिन ट्यूसडे को ऑफ रहता है, सैटरडे संडे क्लिनिक ओपन रखते हैं, क्योंकि उस दिन बेसिकली क्योंकि मेरी पीडियाट्रिक ब्रांच है तो बच्चे ज़्यादा आते हैं क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती है। तो इसीलिए हम ट्यूसडे का ऑफ रखते हैं। ओके, वीकडे पे ऑफ रखते हैं रादर देन वीकेंड। क्योंकि उसका फ़ायदा ये है, थोड़ा असिस्टेंट को भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए छुट्टी है, उनका ऑफिशियल काम है वो लोग करा सकते हैं। संडे को तो ऑफिस बंद रहते हैं, उनके भी काम हो जाएंगे। करेक्ट। ओके। और कुछ पेशेंट्स होते हैं सर जो बहुत डिस्काउंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपने ऑब्वियसली अपनी हर प्रोसीजर के कुछ रेट्स फिक्स किए होंगे कि ये मैं मतलब पल्पोटमी का इतना लूंगा, स्टेनलेस स्टील क्राउन का इतना, मतलब सो डिस्काउंट वाले पेशेंट्स को आप कैसे हैंडल करते हो? देखिए, जहाँ भी इंडियंस है वहाँ डिस्काउंट तो है। तो उस चीज़ से ना आप भाग सकते हो ना हम भाग सकते हैं। बट ये होता है कि जैसे कई चीज़ों में, अब आई शुड नॉट से, बट डेंटिस्ट्री में ये चीज़ हमें समहाउ बड़े भारी मन से फॉलो करनी पड़ती है। क्योंकि आप पेशेंट को बोलोगे कोई प्रोसीजर है इसके 3000 है, डेफिनेटली ही विल आस्क कि डॉक्टर साहब थोड़ा कम कर लो, मेक इट 2.5 और 2 लाइक दैट। सो अब क्लो में हमने ये चीज़ सीखी है
कि अगर जैसे आप कोई चीज़ 3 चार्ज करना चाहते हो तो यू कोट कि ये 4 की है, सो दैट एटलीस्ट वो पेशेंट कम कराएगा, वो 3.5 पे आएगा या वो 3 पे आएगा। आप उसको बोलोगे ही 3 तो वो आपको 2 तक ले जाएगा। आप अज्यूम ही करके चलते हो कि ये मांगेगा ही ये डिस्काउंट। मांगेगा क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी है, वो चेंज नहीं कर सकते। खासकर ये जो रोहिणी पीतमपुरा वाली बेल्ट है इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, जितना एरिया मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वहाँ ये चीजें ज्यादा होंगी। तो उसमें हम मजबूरन करना पड़ता है, ये करना नहीं चाहिए आइडियली, बट हमें फिर थोड़ा कोर्ट ही ज्यादा करना पड़ता है कि हाँ भाई ये प्रोसीजर जो है ना 4 का है, 4 का हो तो हम उसको 5 का बताएंगे, सो दैट एटलीस्ट वो बार्गेनिंग भी करेगा तो वो उस लेवल तक आ जाएगा जो हमारा एक्चुअल उसका प्राइस है, सो दैट हमें भी लॉस ना हो और पेशेंट को भी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ मैंने कम करा लिया। ठीक है। आगे आप अपने करियर के नेक्स्ट 10 इयर्स में वेयर डू यू सी योरसेल्फ, क्या व्हाट डू यू लुक अप टू, के मतलब ठीक है नेक्स्ट 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देख सकते हैं? नेक्स्ट 10 इयर्स में मेरा टारगेट सोच रहा हूँ, टारगेट यही है कि एक क्लिनिक है, आई एम प्लानिंग कि मैं 2 क्लिनिक और स्टार्ट करूँ अपने। ओके। तो उसी के लिए जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं। एक नेक्स्ट क्लिनिक आई थिंक मे बी इन ए ईयर और 2 हम ट्राई कर रहे हैं कि एक क्लिनिक और स्टार्ट कर दें। ओके। तो अब उससे आगे आप नेक्स्ट 7-8 ईयर्स और ले लो, तो मेरी कोशिश ये रहेगी 3rd क्लिनिक और स्टार्ट हो। ओके, लेट्स सी, मतलब वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, देखिए क्या होता है। चलिए सर, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। एक हमारा थोड़ा फन सेगमेंट है यहाँ पर, इसको हम रैपिड फायर बोलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको तुरंत आंसर करना है रिफ्लेक्सली, ठीक है? बिल्कुल। पीडियाट्रिक या अडल्ट, हु इज अ बेटर पेशेंट? पीडियाट्रिक। क्यों? क्योंकि आप होम कर सकते हो उस पे। नहीं, पीडियाट्रिक बच्चे मासूम होते हैं, उनमें चालबाजी नहीं होती। आप प्यार से कुछ करो वो करा लेंगे, लेकिन आप ऐसे करोगे कि हाँ बैठ जाओ मुंह खोलो, दे वोंट। आप प्यार से करो वो हर चीज करा हर चीज करवा लेते हैं। यू फाइंड देम बेटर देन अडल्ट्स। आपकी फेवरेट प्रोसीजर क्या है डेंटिस्ट्री में? मेरी फेवरेट प्रोसीजर डेंटिस्ट्री में है क्लास 1 फिलिंग, क्योंकि बच्चे को जितना आप कम पेन, जितना कम उसको जो है ना दर्द दो उतना अच्छा। ओके। और फिलिंग ऐसी चीज होती है कि बच्चा बहुत खुशी खुशी करा लेता है, क्योंकि आरसीटीज एक्सट्रैक्शन में थोड़ा बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है, ही तो है। बच्चे की आंखों में आंसू देखना किसी के लिए भी मुश्किल है। ओके, एंड व्हिच इज द मोस्ट हेटफुल, सबसे बुरी कौन सी लगती है आपको? हेटफुल प्रोसीजर ऑब्वियसली रूट कैनाल्स बच्चों में करना, ओके। क्योंकि वो हम वांटेडली नहीं करना चाहते, बट क्या करें, सिचुएशन ऐसी होती है, करना पड़ता है। करेक्ट। ओके, कौन सी ऐसी प्रोसीजर है जो आपको मिनिमम एफर्ट में सबसे ज्यादा पैसा देती है? पीडियाट्रिक्स की, पीडियोडोंटिक्स की? पीडियाट्रिक्स की आई वुड से फ्लोराइड प्रोसीजर, ओके। जिसमें आप फ्लोराइड एप्लीकेशन करते हो, क्योंकि उसमें हमें बेसिकली करना कुछ नहीं रहता। वो ट्रे पे जेल लगा के वी हैव टू होल्ड इट फॉर 4 मिनट्स। उसमें आप 2000 भी चार्ज कर सकते हो पर प्रोसीजर, 3 भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, एंड कौन सी ऐसी प्रोसीजर में एफर्ट बहुत ज्यादा है मगर उतना आप अर्न नहीं कर सकते उससे? समटाइम्स रूट कैनाल, क्योंकि कई पेरेंट्स हैं दे डू नॉट पे, वो उनको फिर वही मेंटेलिटी आ जाती है, मिडिल टूथ है, ये है, कम कर लो वो कर लो। और क्योंकि एंडो इज वेरी दैट टाइप ऑफ प्रोसीजर जो आपसे एफर्ट बहुत लेता है, उसमें आपको दिखता नहीं है पेशेंट को उसमें उतना। आपको मटेरियल भी बहुत लगाना पड़ेगा, मेहनत। और बच्चों में आप कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप पहले भी दोगे, यू हैव टू बी 100% केयरफुल कि बच्चे को हल्का सा भी कुछ लगा तो फिर वो आपको दोबारा नहीं करने देगा, अपॉर्चुनिटी हमेशा रहता है। ठीक है, सो आरसीटी इज वन विच यू थिंक बहुत एफर्ट है बट पैसा कम है। आपका पूरे दिन में आपका फेवरेट टाइम ऑफ द डे क्या है? फेवरेट टाइम ऑफ द डे एंड का होता है, 7:30 to 8 o'clock का, जब ये होता है कि हाँ बस हो गया, अब आप निकलने वाले हैं, घर भागने वाले हैं। ओके, आपने लास्ट मूवी कब देखी थी सर? लास्ट मूवी मैंने थिएटर में तो नहीं देखी, मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी थी। नेटफ्लिक्स पे नहीं, अमेजोन प्राइम पे। वो एक हॉरर मूवी है, क्योंकि मुझे हॉरर मूवी देखना पसंद है आपको? ओके। ये एक आंध्रा मूवी है, पिंडम। ओके। तो कर्नाटका ने आपको सब साउथ की मूवीज दिखाना सिखा दिया है। ओके, और फ्री टाइम में आप क्या करते हैं सर? फ्री टाइम में जैसे मेरा बेटा बैडमिंटन खेलता है तो उसके साथ बैडमिंटन खेल लिया। छोटा बेटा वो अभी 2 साल का ही है, तो उसको लेके कहीं घूमने निकल गए घर के आसपास में ही। फ्री टाइम में यही होता है, क्योंकि बच्चे आपको छोड़ते नहीं फ्री टाइम, वो उनके लिए फ्री टाइम होगा, आपके लिए वो आपका फ्री टाइम नहीं है। करेक्ट। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आप डेंटिस्ट्री में एज अ प्रोफेशनल खुश हैं?
मैं वैसे खुश हूँ, मेरे को कोई शिकायत नहीं है सच। बट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा इसमें टाइमिंग लंबी हो जाती है, तो उस वजह से आप जितना फैमिली टाइम या जितना अपने लिए फ्री टाइम रखना चाहो वो नहीं हो पाता। क्योंकि जैसे जब आप जॉब करते हो तो आप ठीक है 5 बजे 6 बजे घर आ गए, उसके बाद बाकी का टाइम आप अपने लिए, फैमिली के लिए, जो आप करना चाहो उसके लिए रख सकते हो। इसमें इतना नहीं हो पाता क्योंकि आप 8 या 9 9:30 घर आ रहे हो, आप बेसिकली आपने खाना खाया, आपने कुछ ठीक है बच्चे के साथ थोड़ा बात कर ली फैमिली, उसके बाद आप सो गए। सर आई थिंक ये तो लेकिन हर ही बिजनेस में है, कोई दुकानदार भी अगर अपनी दुकान बढ़ा रहा है 9:30 बजे तो वो भी लेट ही आएगा, मतलब ये तो एज काफी उसमें है। हाँ पर ये है कि हम जब अपने आजू बाजू में देखते हैं, मेरे कई कजिन्स हैं, भाई हैं, वो बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो उनको देख के हमें लगता है क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस रहता है वो आपके अपनी सराउंडिंग्स के बेस पे होता है। करेक्ट, ये तो तो है। उनको देख के फिर लगता है कि यार हम उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे जितना ये लोग निकाल लेते हैं। वो एक रिग्रेट है आपको, अदरवाइज प्रोफेशनली मुझे ठीक लगता है। ओके डेंटिस्ट्री में देखो मतलब अच्छी चीज ये है कि अगर आपके पास ठीक है नौकरी नहीं है, क्लिनिक नहीं है, तो आप इसमें कंसल्टेशन भी कर सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन करके भी आप अच्छा अर्न कर सकते हो। ठीक है, आप क्लिनिक खोलो तो आपको किसी उसकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सच आपने क्लिनिक खोल लिया तो आप अपनी कम्युनिकेशन पे, अपने टैलेंट पे आप उसको रन कर सकते हो। करेक्ट ठीक है, करेक्ट एंड डेंटिस्ट्री में देयर इज नो लिमिट। आप कमाना चाहो आप एक दिन में 50,000 भी कमा सकते हो, 10 भी कमा सकते हो, 20 भी। इट डिपेंड्स हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग, आप कितने उस तरह से कम्युनिकेशन आपका अच्छा है। तो डेंटिस्ट्री में लिमिट नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस में करेक्ट आप कितना भी अर्न कर सकते हो। करेक्ट तो और सेकंड थिंग होता है मेन जो मुझे लगता है डेंटिस्ट्री में या मेडिकल प्रोफेशन में, when you relieve someone out of pain, that gives you immense pleasure, जो आपको किसी दूसरी चीज में या किसी पैसे से नहीं मिलेगा। करेक्ट ठीक है, सबके लिए प्रायोरिटीज अलग अलग हो सकती हैं, किसी के लिए पैसा होता है, किसी के लिए कुछ होता है। लेकिन आप कोई बच्चा देखो जो आपके पास शायद रोता हुआ आया है, उसने आपको ठीक कर दिया है, नेक्स्ट टाइम व्हेन ही कम्स विद अ स्माइलिंग फेस, तो वो जो फीलिंग होती है उसको जो फील करता है वही बता सकता है। तो वो आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। ओके ओके, सो दैट इज व्हाट गिव्स यू जॉब सेटिस्फैक्शन जिसे बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट फाइनल मैसेज सर जो आप स्टूडेंट्स को देंगे जो अभी एमडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उन्हें? मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप अभी फ्यूचर के लिए इतना वरी ना करें, क्योंकि आप अभी जो आपका प्रेजेंट है अगर आप उसमें अच्छे से तैयारी करते हो, उसको अच्छे से संभालते हो, तो फ्यूचर आपका अच्छा ही होगा। उसमें कोई सोचने की किसी तरह के डाउट की जरूरत नहीं है। बस ये जो आप अभी कर रहे हो उसी पे फोकस करो। जिस प्रोफेशन में आप हो उस पर डाउट ना कीजिए, वो आपको अच्छी जगह ही लेके जाएगा। लेकिन जो अभी फिलहाल का टाइम है उसमें आप कड़ी मेहनत कीजिए ताकि आपकी भाई अच्छी रैंक आए, अच्छी आपको ब्रांच मिले। फ्यूचर अच्छा है, डेंटिस्ट्री एक बहुत ग्रोइंग ब्रांच है जिसमें आगे जाके स्कोप के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और डेंटिस्ट्री किसी भी दूसरे मेडिकल प्रोफेशन में या किसी भी प्रोफेशन से आप देखो, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनमें थोड़ा सिचुएशन अलग है, लेकिन आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखो तो डेंटिस्ट्री इज अमंग द हाईएस्ट प्रोफेशंस। जो आप देखो अमेरिका में आप जाओ, नंबर 1 पे जो प्रोफेशन आता है जिस अर्निंग वाइज, वो लॉयर्स और जजेस का होता है। सेकंड नंबर पे आई थिंक डेंटिस्ट्री आता है। डेंटिस्ट्री में भी आई थिंक ऑर्थोडोंटिस्ट जो होते हैं वो काफी हाई इवन मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स वेरी वेल पेड। तो आप उस तरह से देखोगे ना तो डेंटिस्ट्री में जो ना स्कोप बहुत ज्यादा है। और आप देखो बाहर की कंट्रीज में इवन जो इंश्योरेंस होते हैं उसमें डेंटल ट्रीटमेंट कवर नहीं करते, बिकॉज इट इज वे कॉस्टली कंपेयर टू एनी अदर मेडिकल प्रोसीजर। करेक्ट। ठीक है, तो उस तरह से जो है ना हमें नहीं सोचना है कि भाई जो एक इंडिया में धारणा है कि डेंटिस्ट्री में आप स्कोप नहीं है, बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट हो गए हैं, सैचुरेट हो गए हैं। नहीं, सैचुरेट बेसिकली उन लोगों के लिए हो गया है कि जिनका आप जो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे जैसे उनको करना चाहिए। अगर आप अच्छा काम करते हो, पेशेंट आपके पास आएगा ही आएगा, वो 50 किलोमीटर दूर से भी ट्रेवल करेगा तो आपके पास ही आएगा। करेक्ट। डेंटिस्ट्री में क्या होता है कि आपका वर्ड ऑफ माउथ, आपका हाथ, ये मायने रखता है आप कितना अच्छा काम करोगे। पेशेंट को इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि सामने 10 डेंटिस्ट हैं, 10 क्लिनिक खुले हुए हैं। आप जो उसको काम अच्छा करके देगा वो उसके पास जाएगा। बिल्कुल। अब कितने ही क्लिनिक्स हैं जहाँ पे जो ना आप जाके देखोगे भीड़ लगी रहती है पेशेंट्स की। अगर नंबर ऑफ डेंटिस्ट इंडिया में ज्यादा तो यहाँ पॉपुलेशन भी तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा है। इतनी हाई, इतनी
डेंस पॉपुलेशन में आप ये सोच रहे हो कि डेंटिस्ट ज़्यादा हो गए, हमारा क्लिनिक नहीं चलेगा, तो आप अमेरिका में जाओ जहाँ पे, या किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में जहाँ पे 10 किलोमीटर में आपको 10 लोग 10 लोग मिलेंगे, बिल्कुल सही ठीक है, बात यहाँ है। पे आपको 10 किलोमीटर में पता नहीं कितने हजार करोड़ों लोग मिल करोड़ों लोग मिल जाएंगे। जाएंगे। तो वो चीज़ हमें सोचनी ही नहीं है। तो बिल्कुल। इंडिया में डेंटिस्ट में बहुत स्कोप है, एंड विद टाइम यहाँ पे भी अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें अगर बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली डेंटिस्ट्री बढ़ेगी फ्यूचर में, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से जो फिलहाल जो कर रहे हैं उसकी तैयारी करें हार्ड वर्क के साथ, और आगे जाके वो आपको अच्छा ही रिजल्ट देगी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इकलौता छुट्टी का दिन निकाला हमारे लिए और यहाँ पर सबको गाइड करने के लिए हमारे साथ आए। मुझे बोलना चाहिए कि आपने मुझे एक मौका दिया इंटरेक्ट करने का, मेरे विचार रखने का, मुझे आपको थैंक यू। नहीं नहीं सर, सर इज़ अ वेरी मतलब बहुत सिंपल, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत हम्बल और शांति से अपना काम करने वाले लोगों में से। इज ऑल्सो वन ऑफ द विजिटिंग पीडियोडोंटिस्ट इन चिरंजीवी विच इज़ आर सेटअप, एंड उनको देख के यही मतलब सबको बताने की इच्छा होती है कि धीरे 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 ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला सर परफेक्ट एग्जाम्पल है उस चीज़ का कि धीरे धीरे बस अपने काम में आप डेडिकेटेडली लगे रहिए, सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो थैंक यू सो मच एवरीबडी। पाथ फाइंडर्स के हम सेकेंड गेस्ट पर आज हैं। पहले में हमने एक एंडोडोंटिस्ट से बात करी है, आज हमारे साथ सर हैं हु इज़ अ प्रैक्टिसिंग पीडियोडोंटिस्ट। और धीरे धीरे करके हम डेंटिस्ट्री की हर वो फील्ड जो जिसमें आप प्रैक्टिस इमेजिन कर सकते हैं, हर उस फील्ड के स्पेशलिस्ट के साथ आपके साथ वील बी हियर। And whatever you want us to do, whatever is your comments, whatever is your questions for Dr. Pravesh, you can let us know in your feedback in the comment section. आप हमें बताइए, and we'll be very happy to answer all your queries. So thank you so much. See you in the next episode.